नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस में किताबों की दुनिया कार्यक्रम में मैं हूं मंजीत ठाकुर। हमेशा की तरह हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे अजीम शख्सियतों से जो अपनी रचना के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए शिक्षा के क्षेत्र में, एकेडमिक्स के क्षेत्र में या किसी साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं। और हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर रचना प्रसाद, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक पहली किताब का नाम है 2 युग पुरुष, विवेकानंद और नरेंद्र मोदी, और दूसरी किताब जो है वो है अंग्रेजी में वाई मोदी इन 2024 द केस फॉर कंटिन्यूटी। दोनों ही किताबें राजनीतिक हैं, राजनीति से संबंधित पुरुष नरेंद्र मोदी जो कि करिश्माई नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनके दोनों ही किताबों में एक कॉमन है कि वो दोनों ही किताबों में मौजूद हैं। एक में नरेंद्र दत्त यानी विवेकानंद से उनकी तुलना की गई है, दूसरी किताब में उनकी योजनाओं और नीतियों पर बातचीत की गई है। तो बहुत बहुत स्वागत रचना जी आपका। नमस्कार मंजीत जी। रचना जी जो हैं वो शिक्षाविद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति पर ये किताब होगी, ये तो हमें लग गया था कि राजनीति की प्रोफेसर हैं तो राजनीति पर ही लिखेंगे। लेकिन हम थोड़ा पीछे से चलते हैं, किताबों से पहले हम रचना कुमारी प्रसाद के ऊपर जानना चाहेंगे कि धनबाद में आप, जैसा भी हमारी बातचीत ऑफ कैमरा हो रही थी तो आपने कहा कि धनबाद झारखंड से हैं, तो वहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफ़र, अभी जो आप हैं वहाँ तक का सफ़र, अगर हम कम शब्दों में दर्शकों को बताना चाहें कि कैसे पहुँची, क्या जर्नी रही, क्या सफ़र रहा। सर मंजीत जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरे ये दिल के बिल्कुल करीब है, क्योंकि धनबाद जैसे एक छोटे शहर से दिल्ली विश्वविद्यालय का सफ़र बहुत लंबा रहा मेरे लिए। और धनबाद से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहती थी और मेरे 86.2% मार्क्स, टॉपर भी में थी माउंट कार्मल में। लेकिन कुछ फैमिली प्रेशर था कि और लड़कियों के साथ ये भी बहुत समस्या होती है, मैं घर में सबसे बड़ी थी, कि तुम्हें बाहर जाकर इतनी दूर हम कैसे तुम्हें इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और मेरा बहुत मन था, पर लेकिन वो मैंने मन को मारा नहीं। मैं पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ी और उसके बाद मैंने फिर से प्रयास किया पापा मम्मी को समझाने का, उनको कन्विंस करने का कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना है। एक तो कारण ये था कि मैं IAS बनना चाहती थी। अच्छा। और क्योंकि कोचिंग जो है धनबाद जैसे शहरों में बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता था, तो फिर मैंने उनको ये कन्विंस किया कि वहाँ कोचिंग भी कर लूँगी और अगर मौका मिला तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ भी लूँगी। कौन सा समय था ये, कौन सा वर्ष था जब आप? ये वर्ष था मेरा 2001। अच्छा। 2001 जब मेरा ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज से हो गया। और क्योंकि पटना वुमेंस कॉलेज जो है बिहार में जो यूनिवर्सिटी थी थोड़ी पीछे चल रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय से, और इसलिए फिर 6 महीने मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी DU का सब कुछ, सारा पाठ्यक्रम, सिलेबस वगैरह सब शुरू हो गया था, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। और फिर मुझे पर मौका मिला तो कोचिंग के लिए, कि तुम कोचिंग के लिए अगर जाना चाहती हो तुम चली जाओ, पर उसके बाद तो फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। पर लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो मतलब कुछ गाइडेंस मिला, कुछ मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया है, और फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फिर मेरे रामजस में एडमिशन हो गया। तो मैं बहुत खुश हुई कि अब पापा को एक अच्छी खुशखबरी दूंगी कि अब मुझे फाइनली यहाँ एडमिशन मिल गया है, तो मुझे प्लीज़ आप पढ़ने दे दीजिए। तो वो सफ़र जो है वहाँ से वहाँ तक का, वो वहाँ ख़त्म नहीं हुआ और वो चलता चला गया, क्योंकि आफ्टर मास्टर्स मैंने फिर MPhil किया, PhD करी और पढ़ाया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में UGC JRF मेरा हो गया, तो और 18-20 साल का मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। स्टार्टिंग मेरी जो शुरुआत हुई थी मैत्रेयी कॉलेज से हुई थी, नॉन कॉलेजिएट मैंने शुरुआत की थी पढ़ाना वहाँ से। तो वो सफ़र तो काफ़ी बड़ा है और कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैम आपसे मोटिवेशन मिलता है कि एक छोटे शहर से आ करके और फीमेल होकर के अपने आप को निरंतरता उसमें बरकरार रखना बहुत कम समय में बहुत मैम डिफ़िकल्ट होता है। एक सवाल मेरे मन में बहुत बार आता है, ऐसी क्या वजह है? रचना कुमारी प्रसाद भी आई दिल्ली तो UPSC करना चाहती थी, बिहार झारखंड दोनों तो एक ही हैं लगभग 15 नवंबर 2000 से पहले तक। क्यों IAS ही बनना चाहते हैं या IPS ही क्यों बनना चाहते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बच्चे?
ये बहुत, मैं तो आज बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा प्रश्न आ रहा है मुझे, और वो भी इनसे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, क्योंकि ये प्रश्न जो है सभी लोगों के मन में होता है कि एक तो मैं ये बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करूँगी कि शक्ति, हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्स में, नैरेटिव में बच्चों को पढ़ाते हैं पावर, और मैं भी ये बोलती हूँ कि पावर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत लोगों की लाइफ में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। नेगेटिव तो पर्सपेक्टिव है ही पावर का, लेकिन जब पावर एक महिला के हाथ में आता है और किस तरह से सकारात्मक बदलाव कर सकती है, करप्शन से बाहर निकाल के ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकती है, सोशल इकोनॉमिक बदलाव की बात कर सकती है। और क्योंकि इससे पहले जो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का सोर्स था, वो एक सीरियल आता था उड़ान, कविता चौधरी जी का। तो पापा, क्योंकि उस समय डीडी न्यू चैनल वही था, दूरदर्शन था, और वो पापा वो लगाते थे क्योंकि पापा वो वैल्यू मेरे में इम्बाइब करना चाहते थे। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि चाहे मैं वो बनी चाहे नहीं बनी, लेकिन अपने जो आदर्शों पे खड़ी होकर के, अपने मूल्यों पे खड़ी होकर के और माँ बाप के मूल्यों पे खड़ी होकर के मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बच्चे जो IAS बनना चाहते हैं उनको अच्छी जो है मैं उनको गाइडेंस दे सकूँ। बच्चे मेरे साथ जुड़े भी रहते हैं, चाहे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, चाहे किसी और सब्जेक्ट के बच्चे भी, फिलॉसफी के भी बच्चे हैं, जो सोशल साइंस के बेसिकली हैं, उन्होंने मुझसे काफ़ी हेल्प लिया है। तो मुझे वहाँ से वो प्रेरणा मिली कि कैसे वो एक छोटे शहर से होके अपने पापा के लिए कर रही है और आगे, और पापा के साथ वो थोड़ा कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, कि कैसे उनको मैं प्राउड अपने पापा को फील करा सकती हूँ, फिर पापा के उससे सोसाइटी को, समाज को और पूरे फिर राष्ट्र को। तो बहुत वो वाली भावना तो रही है। तो इसलिए क्योंकि हम ना IAS, और इसलिए भी बच्चों को आप जैसे बोल रहे हैं कि IAS और IPS, कई बार ऐसे बहुत सारे विश्लेषण आ रहा है जिसमें कहा जाता है कि IAS IPS तो बहुत कम बच्चे निकालते हैं। और अभी हाल ही में जो ये मूवी आई है 12th फेल, उसको मैं देख नहीं पाई एक बार, पर मैं दोबारा जब मुझे मौका मिला तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ लोग इतना तरीके से प्रयास करते हैं और रियलिटी में भी वो कहीं ना कहीं मतलब इमिटेट करता है किसी की लाइफस्टाइल को। तो ऐसा नहीं जो लोग यहाँ आते हैं भेड़ बकरियों की तरह, सो कॉल्ड जो नैरेटिव है वो भेड़ बकरियों की तरह नहीं आते, वो अपने सपनों को लेके आते हैं, अपने सपनों को और सपने बुनना और सपनों को साकार करना, मुझे लगता है हर व्यक्ति के अंदर वो होता है। और हम अपने सपनों को किस तरह से पैशन तरीके से उसको करते हैं, और कई बार लक फैक्टर काम कर जाता है तो हम सफल हो जाते हैं, और अगर नहीं काम करता है तब भी हम एक सफल नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक, और आगे हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। इस तरह की हम जो भावना है हम अपने अंदर रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक IAS और IPS का ही मतलब उससे सफ़र शुरू नहीं होता, एक बहुत ज़्यादा जो हम कह सकते हैं डेडिकेटेड, मोटिवेटेड और इस तरह से अकाउंटेबल जो हम सिटीज़न, एम्पावर्ड सिटीज़न, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स का भी एक आधार तय होता है। फिर हम आगे किसी की लाइफ बदल सकते हैं, हम स्टार्टअप खोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस भी करेंगे, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है कि अगर नौकरियाँ नहीं हैं और IAS में लोगों को नौकरी नहीं मिली तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2024 चुनावी वर्ष है और आपकी दो किताबें बैक टू बैक आती है, एक हिंदी में आती है, एक अंग्रेजी में आती है, दोनों में मोदी मौजूद हैं। एक में आपने तुलना की है विवेकानंद से। क्या हम हॉकी प्लेयर की तुलना क्रिकेट प्लेयर से कर सकते हैं? क्या ग्राउंड क्या है दोनों के तुलना का? आपने कहा कि दो युग पुरुष हैं, विवेकानंद और नरेंद्र मोदी। अपने अपने जगहों पर इस बात को मानने वाले लोग होंगे, इससे असहमत होने वाले लोग भी ज़रूर होंगे जो हमारे दर्शक हैं उनमें। आपने तुलना कैसे की? नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से या जवाहरलाल नेहरू से की जा सकती क्योंकि तीनों प्रधानमंत्री रहे, या नरेंद्र मोदी की तुलना उनके जो अन्य समकालीन ऐसे गठबंधन के टाइम पे रहे? तो एक जो तुलना का ग्रामर है वो कैसे तय किया आपने कि विवेकानंद से इनकी तुलना करती है? एक तो ये सवाल बहुत अच्छा है और मुझे मेरे जहन में था कि ये सवाल तो होगा ही मुझसे। तो एक तो सबसे पहले जो मेरी किताब की जो टाइटल है दो युग पुरुष, तो दोनों ही को आपने भी जैसे अभी इंट्रोडक्शन में बोला दो नरेन। तो मैं एक आर्टिकल लिख रही थी और युवा दिवस पे एक आर्टिकल लिख रही थी और विवेकानंद जी पे लिख रही थी। तो मैं अभी किसी सीनियर का नाम नहीं लूँगी, पर जब मैंने उनको आर्टिकल दिखाया तो उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ विवेकानंद पे लिख रही हो, विवेकानंद पे तो काफ़ी लोग लिखते हैं, कुछ ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करो, क्यों ना तुम दो नरेन का कंपैरिजन करो। तो मैंने एकदम से ध्यान में आया कि ये बात तो बिल्कुल सही है। और कई बार मेरे साथ ये होता है ना कि एक बस वो पुश चाहिए होता है और फिर मैं उस पर काम करने लग जाती हूँ।
तो उसके बाद मैं उस पर काम करने लगी और मुझे लगा कि बहुत सही है, इस बात पे अमल किया जा सकता है और इस पर कुछ अच्छा मतलब लिखा जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल तो मैं लिख रही हूँ पर अब जब इस पर काफ़ी मटेरियल कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं किताब लिख लूँ। तो दूसरा पॉइंट मेरा इस पर यह है कि क्योंकि मैंने दोनों को युग पुरुष के संदर्भ में इसलिए देखा है क्योंकि विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद को तो हमने किस तरह से सांस्कृतिक विरासत, उन्होंने युवाओं के लिए जो इतना बड़ा उनका योगदान रहा है आत्म ज्ञान के लिए, आत्म साधना, और किस तरह से आत्म जो है आधार को लेके चलते हैं, सांस्कृतिक जो है विरासत को लेके चलते हैं, आध्यात्मिकता को लेके चलते हैं और धर्म को, हिंदू धर्म को सार्वभौमिकता का आधार देते हैं। तो वो जो उन्होंने आधार तय किया, वो मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें आई उसमें बहुत हद तक वो जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। और जब हम अभी 2014 से जो सरकारें देख रहे हैं, जो काम हो रहा है, उसमें हम देखते हैं सांस्कृतिक विरासत, जो हमारे जो हम कहते हैं ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसे NEP आया, तो बहुत सारे वो वैल्यूज़, जैसे हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपने मूल्यों से जुड़ें। आज पेरेंट्स को लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं, उसके बाद उनका दर्शन भी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स एक सोर्स हैं उनको पढ़ाने का, उनकी चीज़ों को उन तक पहुंचाने का। तो क्या पेरेंट्स सिर्फ, क्या हम उपभोक्तावाद की चीज़ों को ही बढ़ावा दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कोई सरकार को इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए था। युवा पीढ़ी के लिए इतना बड़ा जो आधार तय किया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन और डिजिटल इंडिया को भी मैं इसमें साथ जोड़ूंगी, क्योंकि आज जो है मैक्सिमम जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन। मैं बीच में रुकना चाहूँगा, आपने डिजिटल इंडिया की बात की है, आपने कहा कि नई पीढ़ी जो है मूल्य विहीन हो रही है, कम से कम विरासत और सांस्कृतिक संदर्भों की बात की जाए तो जो रील देखने वाली पीढ़ी है वो सांस्कृतिक संदर्भों से कहाँ परिचित हो पा रही है। वो तो 3 सेकंड उसका अटेंशन स्पैन है, वो 3 सेकंड में अगर उसको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि डिजिटल इंडिया, जिसके ज़रिए तमाम तरह के सोशल मीडिया मंच हैं, तमाम तरह के चैटिंग मंच हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप सांस्कृतिक ज्ञान, विरासत, माता पिता, मूल्य, इनकी बात करती हैं, कैसे इसमें? नहीं, डिजिटल इंडिया मिशन तो मैंने बताया कि एक एफर्ट है जहाँ पे जो इस तरह का एफर्ट लिया गया है। बाकी जो हम आज के एजुकेशन NEP को देखते हैं उसमें एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स में मैंने खुद पढ़ाया है वो पेपर, फंडामेंटल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। दूसरा गांधीयन एजुकेशन, और भी बहुत सारे उसमें पेपर्स हैं जो वैल्यू एडेड कोर्स में ऐड किए जाते हैं और हमने भी पहले वैल्यू एडेड कोर्स पढ़े। तो वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप कह रहे हैं, रील्स तो खैर बहुत जो है मूल्य, जो हम कह सकते हैं मूल्यवान भी रील्स आ सकते हैं, या उस तरह के जो आधार हैं उसको तय करते हुए रील्स बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं उस तरह के रील्स, पर बच्चों को उसमें अटैच करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को हमें उनके जो सांस्कृतिक विरासत है या उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो कल्चर हैं, जो रूट से वो जुड़े, कैसे जुड़ेंगे जब तक कि हम उस तरह का एजुकेशन उनको नहीं देंगे। तो एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन स्टार्ट्स विथ होम। तो माता पिता को भी इस तरह के वैल्यूज़, जैसे हम एक दिन कोई डिस्कशन हो रहा था तो उसमें ये बोला जाता है बच्चों को इंग्लिश भाषा में CAT कैट, RAT रैट, इस तरह का नैरेटिव दिया जाता है कि C से आपका यही होगा, इस अक्षर से यही होगा, C से और भी कुछ हो सकता है, या हम उसको हिंदी भाषा में भी करके बच्चों को बता सकते हैं। और हम उसमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि अगर मैंने इंग्लिश में अपने बच्चों को नरेट कर दिया, या अगर मैंने वहाँ क्वींसबेरी में अपने बच्चों को एडमिशन करा दिया। तो बेसिकली हमें क्या है कि बच्चे तो आज जब इतना समय उनका बीत गया है तो वो एकदम से कहाँ से उस वैल्यूज़ में अटैच हो जाएंगे, और होने में टाइम लगेगा, तो ये समय लगेगा, पर एटलीस्ट की शुरुआत तो कोई करे, सरकारें तो शुरू करें। और इस तरह से मैं सिर्फ सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में ही बात नहीं कर रही हूँ, जो आध्यात्मिक, जैसे योग और योगा और इस तरह से जो भी फिलोसफिकल चीज़ें भी जुड़ी हुई है, दर्शन से भी जुड़ी हुई है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमें पाठ्यक्रम में इस जो, और स्किल्ड से भी, क्योंकि बच्चे अगर स्किल्ड होंगे तो आगे उनको जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जॉब भी मिलेगी उनको। रचना जी, अगर कोई सोशल साइंटिस्ट होता है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है, राजनीतिक विज्ञानी, समाज विज्ञानी हो, वो जब किताब लिखता है किसी व्यक्तित्व पर तो उसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखरेख करता है। आपने जो लिखा है 2 युग पुरुषों पर, उसमें एक अध्याय, जो दूसरा अध्याय है वो है मोदी जी का जीवन, एक संघर्ष यात्रा। फिर 2 पुरुषों के सपनों का भारत, ये चौथा अध्याय है। युवा पीढ़ी के उत्थान में योगदान, ये 5वां अध्याय है। आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय आंदोलन, मोदी और विवेकानंद का दृष्टिकोण है। मोदी और विवेकानंद विश्व मंच पर एक नया अध्याय है। और विवेकानंद के आदर्शों को साकार करते नरेंद्र मोदी, साझा सपना नया भारत। क्या आपने इन 2 व्यक्तित्वों
कि सिर्फ तारीफ लिखी है, क्योंकि किताब मैंने अभी पढ़ी नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं उस किताब पर, लेकिन बहुत दिलचस्प है, मैं पढ़ूंगा। तो क्या आपने आलोचनात्मक दृष्टि ली है, क्या आपने मूल्यांकन किया है दोनों व्यक्तित्वों का, या प्रशंसा भाव से लिखी है? नहीं, मैंने जो अपने किताब में बेसिकली ये जो मेरी पहली किताब है दो युग पुरुष, ये मोस्टली हम कहेंगे थोड़ा सा इसमें दार्शनिक डेंट ज़्यादा है, फिलॉसफिकल डेंट ज़्यादा है। हालांकि फिलॉसफिकल के साथ साथ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को जब कनेक्ट किया जा रहा है तो युवा पीढ़ी के साथ, सांस्कृतिक विरासत के साथ, और जो आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय आंदोलन की बात है, जो सपना लेके चल रहे हैं विश्व मंच पर G20 में जो भारत का योगदान रहा, तो बेसिकली उसमें भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, पर साथ के साथ थोड़ी बहुत मैंने जो चुनौतियां आने वाली हैं या आती हैं, जो स्केप्टिकल्स बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं, उसके बारे में भी इसमें चर्चा है। और बहुत विस्तार से जो मेरी दूसरी किताब आई है उसमें मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने विवेकानंद जी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब कंपैरिजन कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं एकदम पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह से इसको लिखना नहीं चाह रही थी। अच्छा, इसलिए मेरा प्रयास इसमें ज़्यादा। दूसरी किताब पे बात करते हैं, मोदीज एरा, न्यू इंडिया थ्रू पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। इस किताब का जो ये तो सब टाइटल है, शीर्षक है वाई मोदी इन 2024 द केस फॉर कंटिन्यूटी। आप क्यों चाहती हैं, या आपकी किताब ऐसा क्यों चाहती है कि मोदी सरकार तीसरी बार भी चुन कर के आए? ये वैलिड रीजन, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे किताब का शीर्षक की वजह से। ये प्रश्न मेरे लिए, आप ही के लिए प्रश्न हाँ, है। ये मैंने अपनी किताबों में जो चर्चा की है कि क्यों होना चाहिए, तो सबसे पहला जो मैंने स्टार्ट किया है इसको इकोनॉमिक पूरा जो फैक्टर बताया है कि किस तरह से भारत अभी 5वीं बिग अर्थव्यवस्था में गिना जा रहा है और आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी आएगा। और 2026 तक, मैं आंकड़ों की बात करी क्योंकि आंकड़ों से फिर पहुंचूंगी मैं, 2026 तक हमारा जो 5 ट्रिलियन जो US डॉलर का जो वो है ऑब्जेक्टिव है, वो भी अचीव हो जाएगा। और एक रिसेंटली UN रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया कि वो 146% मिलियन ज़्यादा जो भारतीय हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ चुके हैं 2005-6 के आंकड़े में अगर देखा जाए, और अभी रिसेंट 19-20 के आंकड़े में देखा जाए। तो इकोनॉमिक लेवल पे चाहे हम जनधन ये योजना देखें, चाहे GST देखें, चाहे स्किल इंडिया मिशन देखें, जो भी हमारे विपक्षी लोग ये कहते हैं बार बार, अब किताब जो बहस जो है थोड़ी राजनीतिक हो रही है, विपक्षी लोग बार बार ये कहते हैं कि जब इतने लोग, जिस UN के आंकड़े का आपने जिक्र किया कि 146 मिलियन यानी करीब 15 करोड़, करीब 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न देने की जरूरत क्या है? ये पूछा जाता है प्रश्न राजनीतिक विमर्श में। मुफ्त में खाद्यान्न, हाँ, जो खाना दिया जाता है, जो अनाज की पैकेट्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो क्यों दिए जा रहे हैं? तो वो तो गरीब है इसलिए तो उनको दिए जाएंगे ना, क्योंकि सरकार LPG भी दे रही है, जो उज्ज्वला योजना है उसमें भी सरकार जो है फ्री वो दे रही है सिलेंडर। गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, फिर क्यों दिया जा रहा है? यही सवाल है कि आपने कहा ना अभी कि एक UN की रिपोर्ट है 146 मिलियन यानी 14.6 करोड़ यानी करीब 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से, BPL से ऊपर आ चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। तो अब उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम उनको भोजन दे रहे हैं? सरकार, केंद्र सरकार की मदद से उनको खाना दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, और भी तमाम चीज़ें होती हैं उस पैकेट में। सर उस चीज़ को फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि सर मैं इसी पे एक पॉइंट और ऐड करूंगी, क्योंकि जैसे हम इन तरह की पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं और क्रियान्वयन में, तो कई बार ना थ्योरी और प्रैक्टिस में थोड़ा अंतर होता है। कई बार मैं ये नहीं कहूँगी कि डेटा बिल्कुल गलत बोलते हैं, पर डेटा जो भी होते हैं, कई बार डेटा के अपने लिमिटेशंस भी होते हैं और हम वहाँ नहीं पहुँच सकते उस डेटा के लिमिटेशंस में। और साथ के साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जहाँ पे कुछ लोगों को अगर बेनिफिशियरीज को फ़ायदा हो गया तो हमें टारगेट करके और लोगों को भी टारगेट करना चाहिए और उनको हमें नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। तो वो कहीं हो सकता है लैक होगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस में, तो उस पर कहीं इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। ये किताब जो है आपकी किताब, इसमें मोदी की मैंने एक बार पलट के उड़ती निगाह से देखा, मोदी सरकार की जो पिछले 10 सालों में जो नीतियाँ रही हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसका बहुत जिक्र है, गहराई से जिक्र है। मैं जानना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद से अभी तक 9.5 पौने 10 साल हो गए, जो महिला केंद्रित नीतियां बनाई हैं वो कितनी ज़मीनी स्तर पर इफ़ेक्टिव रही हैं, कितनी प्रभावशाली रही हैं? गैस उज्ज्वला योजना हो या फिर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनकी आपका क्या आकलन है उसका? मेरा ये आकलन है, सबसे पहला इसमें पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो मैंने जनधन योजना की बात की, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT कहते हैं, और कैशलेस ट्रांजैक्शंस, कि अब जो है महिलाओं के खाते में डायरेक्ट
पैसा उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। सबसे पहला, चाहे हम किसी भी मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट जब आकलन करते हैं, और चाहे हम लेफ़्ट के पर्सपेक्टिव से देखें या किसी और पर्सपेक्टिव से देखें, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक हम बाकी एम्पावरमेंट भूल जाते हैं। तो अब अगर वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तब आगे वो अपने जो है ऑटोनॉमस या अपना फ्रीडम, अपने जो है अधिकार के बारे में सोच सकती है। तो सबसे पहला जो उनको मुहैया कराया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू कैशलेस ट्रांजैक्शन, उनके खाते में पैसा जा रहा है। जो महिलाएं उस तरह से उनके पास लाइवलीहुड नहीं है या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिनके पास नहीं है, पहला तो ये जो हम इकोनॉमिक की बात करते हैं। दूसरा तो मैं बात कर सकती हूँ सोशल पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा है, वेलफेयर पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा है महिलाओं के लिए, जिसमें एजुकेशन का भी हम कह सकते हैं जिक्र है कि महिलाओं को एजुकेशन मिले। और अब जब NEP आया है तो उसमें भी बहुत सारा जिक्र हो रहा है एजुकेशन का। और तीसरा मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि मोदी जी का खुद का कोटेशन है कि जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और ये जो मतलब सक्रिय तरीके से चल रहे हैं वो आम सहमति से चल रहे हैं। तो आम सहमति में मतलब यहाँ पे महिलाओं की भी आम सहमति है, पूरे नागरिकों की आम सहमति है। तो वो पैसिव ऑब्जर्वर ना हो करके एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट एंड पार्सल अपना कर रही हैं सशक्त, समृद्ध और जिसे हम कह सकते हैं एम्पावर्ड भारत के प्रति। और चौथा, इसमें हम अपने कल्चर को भी अगर हम देखें तो कल्चरल रूट्स में भी, कल्चर को भी बढ़ावा देने में और कल्चर को भी आगे बढ़ाने में बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जो मैंने अपने किताबों में चर्चा किया है इसके अंदर। तो उसको भी कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट आमतौर पे ये कहते हैं, हालांकि मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ उन बातों से, लेकिन अब कहते हैं तो मैं सवाल आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मोदी या भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम आम तौर पर वोट नहीं देते। हालांकि CSDS लोक नीति का एक अध्ययन ये कहता है कि 2019 में करीब 8% मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था पूरे देश भर में। ये सर्वे है। मुस्लिम खास तौर पर, अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुस्लिमों को लेकर के मोदी सरकार की नीतियां क्या वाकई ऐसी हैं जैसा विपक्ष बता रहा है, या आपको ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है कि नहीं काम तो बहुत हुआ है? दूसरा सवाल इसी में इम्बेड है कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर के मोदी सरकार की नीतियां कितनी असरदार रही हैं, और ज़मीनी स्तर पर जैसे ट्रिपल तलाक का कानून है या हलाला जैसे जो घटनाएँ होती थी, उसको लेकर के जो रुख है वो कैसे आप मापती हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर? मैं इसमें एक जो आप बता रहे हैं वुमेन, जो माइनॉरिटीज़ हैं, महिलाएं, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो वोट है, वोट बैंक की जो राजनीति है, उसमें थोड़ा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से सब्सटैंटिव विकास हुआ है, होलिस्टिक अप्रोच अपनाया गया, इंक्लूसिव अप्रोच। हम सोशल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं ऐसा कास्ट वेरिएंट, जेंडर वेरिएंस और रिलीजन वेरिएंस नहीं है इसके अंदर कि इतने जो बेनिफिशियरीज हुए उसमें ओवरऑल आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिला, क्योंकि ओवरऑल जो है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डिविजिव मतलब जो हमारा बेनिफिशियरीज है वो उसका आकलन नहीं है। जितनी भी पॉलिसीज बताई गई हैं वो ओवरऑल उसका डेटा है। दूसरा मैं इसमें बात करना चाह रही हूँ, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई और जो उत्तराखंड ने भी उस पर काम किया और बाकी जगह भी अभी प्रस्ताव गया है कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो UCC भी बहुत हद तक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करता है, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम वुमेन का, इसमें भी कुछ जो है डिबेट है कि कुछ महिलाएं जो UCC के, मुस्लिम महिलाएं जो हैं UCC के फेवर में हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ बात करता है। और क्यों जेंडर इक्वालिटी की तरफ बात करता है? क्योंकि महिलाएं जो है चाहती नहीं है कि उन्हें किसी एक पैरामीटर की तरफ डाल दिया जाए जिससे कि उनका जो है उनके साथ अन्याय हो, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन का आधार इतना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम यूनिफॉर्मिटी लाके, इंटीग्रेशन लाके उस तरह की चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो UCC मुझे लगता है बहुत मतलब सकारात्मक रहेगा। हालांकि उसके लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए या फिर जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी थोड़ा सा लिमिटेशंस है कि हम कैसे सारे कल्चर को एक तरह से कर सकते हैं, मतलब सब कल्चर को एक साथ कैसे देख सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि उनके लिए हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा जो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक बार हम मतलब ये बोल के हम मतलब सेपरेट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के भावनाओं के साथ, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं ही क्यों ना हो, तो हमें लगता है महिलाएं तो पहले महिलाएं और इसीलिए बाद में हिंदू या मुस्लिम है। हाँ, बाद में बेसिकली रिलीजन को हमें बाद में। आखिरी सवाल रचना जी, क्योंकि समय हमारा पूरा हो रहा है। 2 किताबें आपकी 2024 में आई हैं, दोनों नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती हुई हैं। क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, या फिर आप बहुत पहले से तैयारी करी थी, संयोग है कि 2024 में 2 किताबें आई हैं?
2024 में ये एक बहुत बड़ा संयोग है। और दूसरा, मैं तैयारी तो बहुत कर रही थी इससे पहले से, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि जो 2-3 पब्लिशर से मैं बात कर रही थी, तो एक जगह मेरा ऑलरेडी मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा था, पर उनके पास थोड़ा समय कम था, वो अपना शिफ्ट कर रहे थे। तो मेरा एकेडमिक पब्लिकेशन से 2-3 किताबें आई हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी है, मतलब राजनीति विज्ञान पे ही आई हैं, तो काफ़ी एकेडमिक लिखते हैं। तो उनको कन्विंस करना कि बच्चों के लिए, और इंटरव्यू में भी सवाल पूछे गए, जैसे मैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने गई थी कहीं, तो वहाँ पूछे गए कि मैम आपका ये किताब बच्चों के लिए कैसे है। तो मैंने युवा पीढ़ी का, आत्मनिर्भरता का, और जो भी हमारा जो उस पर पूरा आधार है, चाहे सांस्कृतिक विरासत है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों को आध्यात्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, मूल्यों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये बात तो मैं कहूँगी कि जो मेन जो लोगों का विश्वास है वो बहुत ज़्यादा मोदी की गारंटी पे तो है बहुत हद तक। हालांकि कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे लिमिटेशंस होते हैं, और मैं भी ऐसा मानती हूँ, क्योंकि एक जो उनका प्रभावपूर्ण जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो छवि है, और जिस तरह से उन्होंने दृढ़ता से नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट में, जो मैंने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया है, जो मतलब काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म से बाहर निकलने के लिए, और जो हमारा नॉन अलाइनमेंट का पूरा जो डिस्कोर्स है, उसको थोड़ा मतलब उस पर नहीं काम करके जो एकदम से जो कल्चरल डिप्लोमेसी पे बात करते हैं, और सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर को भी कंपाइल करते हुए पूरा का पूरा एक नेशन बिल्डिंग का डिस्कोर्स देते हैं। तो इसलिए मैं ये चुनाव के आधार पर नहीं, लेकिन चुनाव के समय ही आ गया, ये संयोग है क्योंकि 2023 में ये आना था इसको। ये संयोग है कि एक राजनीतिक विज्ञानी ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें लगभग, मैं सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग सारी ऐसी नीतियां हैं जो पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने लागू किए हैं, उनको अपनाया है, उनकी योजना बनाई है, चाहे वो जनजातियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, या देश के अन्य सामाजिक और वंचित रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित तबका है, उनके लिए है। रचना प्रसाद जी, आपसे बात करके बहुत हमें अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि आपकी ये किताब जो है हर दर्शक तक पहुंचेगी। हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं और उनको पढ़ेंगे और वो समझ पाएंगे कि एक ऐसे पॉलिटिकल सफ़र में कैसे उनके जो काम है उनको कैसे दस्तावेजीकरण उसका किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया किताबों की दुनिया में हमारे साथ आने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नामचीन लेखक के साथ जिन्होंने किताबों के ज़रिए समाज को एक नया रुख देने का काम किया है। तब तक के लिए दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।